हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसके हैबिटेट को बचा के रख सकते हैं। एनिमल्स में सिर्फ इंसान ही नहीं आता, और भी जो वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर फॉरेस्ट रहेगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें एनिमल्स रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बचा सकते हैं। तो इसी सब के बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि पहली और भुजो जो है वो क्या हुआ, प्रोफेसर अहमद और तिबू के साथ क्या था, फॉरेस्ट घूम के आए थे। तो उनके क्लास के बच्चे भी जो है वो क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। मतलब वो जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। कुछ बच्चे उसमें से क्या होता है कि पहले से भरतपुर सेंचुरी और कुछ जो है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुन चुके हैं, ठीक है, लाक्चो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुन चुके हैं, निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में सुन चुके हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो अपने नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब पहले यहाँ पे पूछती है कि आखिर जो ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, ये जो क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया जाता है, ठीक है, ये जो नेशनल पार्क्स बनाया जाता है, आखिर इनका बनाने का क्या मकसद होता है, आखिर इनसे क्या फायदा होता है। तो इस सब चीज़ के बारे में पहली को क्या हो रहा है कि बहुत उत्सुकता और ये सब चीज़ को जानने के बारे में। कह रहा है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। अब कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसका क्या क्या कारण होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कह रहा है कि बहुत सारा जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, अर्थ पे रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स कह रहे हैं कि अर्थ पे रहते हैं, और क्या होता है उनको रहने के लिए क्या कह रहा है कि दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे ए मेजर threat to the survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. अब कह रहा है कि जंगल का रहना क्या है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। मैनकाइंड के लिए, हम इंसानों के लिए भी क्या है, जंगल का रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जंगल से क्या होता है, ना सिर्फ उससे मिलने वाली लकड़ियों का हम लोग यूज करते हैं, उनसे बहुत सारी बनने वाली दवाइयों का यूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, फूड के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो क्या है कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट है ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके रिटर्न में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसका ज़रूरत क्या होता है हर एनिमल्स को अर्थ पे है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, कह रहा है कि जंगल को लगातार जो काटा जा रहा है, ठीक है ना, बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, जंगल को सफाया किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दो पेड़ काट दिए अपने ज़रूरत के लिए तो वो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। अगर हम लोग बड़े स्तर पे जंगल पे, जहाँ पे क्या है हर तरफ पेड़ है, अगर हम उसको क्या करेंगे, बड़े स्तर पे क्या करेंगे, उसको काटना शुरू कर देंगे तो वो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कह रहा है कि ट्रीज आर इन द फॉरेस्ट एंड कट फॉर द सम ऑफ द पर्पसेस। अब कह रहा है कि जो पेड़, जो जंगल को साफ किया जाता है, ठीक है ना, जंगल को लोग क्या करते हैं, काट रहे हैं, उसका कुछ प्रमुख कारण क्या होता है कि वो जंगल का साफ कर रहे हैं, मतलब जंगल को काटने का काम कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, मतलब अपने एग्रीकल्चरल फील्ड का साइज बढ़ाने के लिए क्या होता है, जंगल को काट रहे हैं इंसान। कह रहा है कि घर और फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी क्या होता है, जंगल को काटा जा रहा है, ठीक है। और जो है फर्नीचर्स, मतलब जो जंगल लकड़ियां जो मिलती है हमें जंगल को काटने के बाद, तो उनके कारण भी फर्नीचर्स बनाने के लिए भी क्या होता है, जंगल को काटा जा रहा है। तो ये कुछ क्या होता है, मेजर रीजंस है जिसके कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल सीवियर ड्रॉट्स। अब कह रहा है कि कुछ नेचुरल क्लैमिटीज, जैसे क्या हो गया कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में कभी कभी आग लग जाता है तो वो भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का कारण हो जाता है। या तो कभी क्या होता है, रेनफॉल नहीं होने के कारण बहुत साल तक क्या होता है, अगर बारिश नहीं होती है तो सूखा हो जाता है, तो उसके कारण भी धीरे धीरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं। तो वो भी क्या होता है, नेचुरल रीजन्स होता है जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या होता है, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए फैक्टर्स जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफॉरेस्टेशन
डिफॉरेस्टेशन के लिए। तो इंसान क्या करता है, अपने ग्रीड के लिए फॉरेस्ट का सफाया करते जा रहा है, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या असर पड़ रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका आखिर जो है हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। कह रहा पहेली और बुझो जो है वो क्या हुआ कि record the consequence of deforestation, they remember the deforestation increases the temperature and pollution level in the earth। अब कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है कि टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब अर्थ का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, क्योंकि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर क्या होगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, हीट को सोखने का काम करता है। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का संख्या बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और क्या होगा, उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से जो आइसबर्ग है ना, ग्लेशियर्स है, वो मेल्ट करना शुरू कर जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड, कह रहा है कि जो धरती के अंदर का जो वाटर लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम जाएगा। मतलब क्या होगा, और नीचे चलता चला जाएगा। जो वाटर लेवल है वो क्या होगा, उसमें गिरावट आ जाएगी, वो और नीचे चला जाएगा। तो ये सारे के कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण ही ऐसा होता है। They know that deforestation disturbs the balance in the nature. They were told by Professor Ahmad that if the cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil डिक्रीजेज। अब कह रहा है डॉक्टर प्रोफेसर अहमद के द्वारा बच्चों को ये बताया गया था कि अगर डिफॉरेस्टेशन होते रहेगा तो क्या हो जाएगा कि जो ट्रीज़ है, अगर ट्रीज़ को लगातार काटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। और जो रेनफॉल क्या होता है कि रेनफॉल में भी कमी आ जाएगा, ठीक है ना, रेनफॉल में भी कमी आ जाएगा, मतलब अनटाइमली रेनफॉल हो जाएगा। जहाँ पे हर साल क्या होता है बारिश हो रही है, वहाँ पर क्या होगा, बारिश नहीं होगी। तो वहाँ के लोग जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो मानसून पे डिपेंड करते हैं, तो उनका भी क्या हो जाएगा, वो खेतीबाड़ी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है कुछ प्राकृतिक आपदा आ सकता है, जैसे कि फ्लड्स आ सकता है। तो फ्लड्स कैसे आ सकता है हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग पेड़ को काट देंगे तो पेड़ क्या करता है, मिट्टी को बांध के रखने का काम करता है। तो जब कभी भी बारिश होती है तो मिट्टी क्या होता है, पेड़ के जड़ से बंधा हुआ रहता है, तो मिट्टी वो बहता नहीं है। लेकिन जब हम पेड़ ही काट देंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगा, ढीली पड़ जाएगी। जब कभी भी बारिश होगा तो क्या होगा, वो बारिश के पानी के साथ, तेज बहाव के साथ मिट्टी बह जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो वो पानी मिट्टी को लेके जा रहा है तो वो कहीं एक जगह पे जाके जमा हो जाएगा। तो उस रीजन में क्या हो जाएगा कि फ्लड आ जाएगा, ठीक है। और ड्रॉट्स भी आ जाएगा, जब क्या होगा कि पेड़ रहेंगे ही नहीं तो क्या होगा, इवापोरेशन कम होगा, ठीक है। उसके कारण क्या हो जाएगा कि बारिश भी ढंग से नहीं होगी और सूखा आ जाएगा। कह रहा है रिकॉल दैट द प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेड़ को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कह रहा है कि अगर कम पेड़ है, इसका मतलब है कि कम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो अर्थ का क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर्स अगर बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज अगर बढ़ जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। हीट रेज reflected by the earth, the increased temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce the rainfall, this may cause droughts। अब कह रहा है कि जिसके कारण क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा कि जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जहाँ पे बारिश हो रही होती है तो हो सकता है कि वहाँ पर बारिश ना हो, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे सूखा जैसा स्थिति हो सकता है। तो सूखा का स्थिति होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो कुछ रीजंस है, दुष्प्रभाव है जो डिफॉरेस्टेशन से होते हैं। अब कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन जो है मेजर काउज है विच लीड टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। कह रहा है कि जो मिट्टी का उपजाऊ है वो भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, मिट्टी का क्वालिटी खराब हो जाता है। अब जहाँ पे जंगल रहेगा तो जंगल रहने की वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे की पत्तियाँ गिरती है, ठीक है, कुछ क्या होगा, उसकी डाली गिरेंगे, तो डाली गिरेंगे, पत्तियां गिरेगी, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मैन्योर्स बनेगा, और वो
वो मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ जाएगा, मिट्टी क्या होगा, ज़्यादा उपजाऊ रहेगी। लेकिन जैसे ही हम जंगल को काटना शुरू कर देंगे तो वो जो मैन्योर्स मिल रहा था जमीन में वो क्या होगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा है fewer trees result in more soil erosion, removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers। अब कह रहा है कि जो मिट्टी, जो जमीन के ऊपर वाली जो मिट्टी का सतह होता है वो फर्टाइल होता है, तो जब क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन के कारण वो क्या होगा, बारिश से वॉश्ड आउट हो जाएगा, बह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो मिट्टी अब निकलेगी, नीचे की जो मिट्टी होती है वो बलुआही मिट्टी रहती है। ठीक है ना। तो वो जो बलुआही मिट्टी है उसमें क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, कम कंटेंट होता है ना। उसमें क्या होगा कि नमी काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि वो मैन्योर्स वाला जो फर्टाइल सॉइल था वो तो अब बारिश के पानी के साथ बह चुका है। ठीक है। और बलुआही मिट्टी है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिसर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और इससे क्या होता है, डेजर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब टॉप लेयर जब क्या होता है, विंड से और क्या होता है, बारिश से जब बह जाता है तो नीचे का जो मिट्टी, ऊपर का लेयर बहने के बाद जो नीचे का बलुआही मिट्टी होता है उसके कारण क्या होता है, डेजर्ट्स हो जाता है, और वो सॉइल क्या होता है, बैरन हो जाता है, बंजर हो जाता है, क्योंकि वो खेती के उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। अब कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होता है, डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब अगर क्या होगा कि ह्यूमस नहीं रहेगा मिट्टी में, टॉप लेयर अगर बह जाएगा तो क्या होगा कि मिट्टी जो है अब पानी को नहीं सोख पाएगी, क्योंकि बालू ऐसा लेयर जब ऊपर आ जाएगा, ऊपर का लेयर जब बह जाएगा मिट्टी का, जमीन का, तो जो बालू वाला मिट्टी रहेगा वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बारिश होगी तो क्या होगा, वो बह के कहीं दूसरे जगह चली जाएगी, वो क्या होगा, जमीन हमारा नहीं सोखेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि वाटर होल्डिंग, मतलब पहले जो मिट्टी जमीन में क्या कर रही थी, बारिश के पानी को सोख लेती थी, वो कैपेसिटी अब बिल्कुल खत्म होते चला जाएगा। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, सो देयर आर फ्लड्स। अब कह रहा है कि वो जो पानी पहले क्या करती थी कि ह्यूमस के कारण मिट्टी क्या करती थी, पानी को सोख लेती थी, जिससे वाटर लेवल भी मेंटेन रहता था। दूसरा क्या होता था कि सॉइल में हमेशा ह्यूमस रहता था। अब हम लोग ऊपर का लेवल क्या हो गया, बह चुका है, ऊपर का सैंड आ चुका है ना। तो सैंड आने के कारण क्या होगा, अब मिट्टी जो है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो बारिश का पानी क्या होगा, बहेगा, और जहां पर वो क्या होगा, लो लैंड्स मिलेगा, वहां पर पूरी तरह से क्या होगा, वो पानी जाके जमा हो जाएगा। मतलब लोअर लैंड्स में क्या हो जाएगा, फ्लड ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब बाढ़ आ जाएगा, जहां पर क्या होगा, ढलाव उसको मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक द न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा आर चेंज बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। अब कह रहा है कि मिट्टी का जो और जो गुण होता है, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होता है, उसमें भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है। ये सारा का सारा किस कारण से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कारण ही होता है। कह रहा है वी हैव स्टडीड इन क्लास 7, कह रहा है हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारा प्रोडक्ट्स क्या होता है, हमको फॉरेस्ट से मिलता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स का क्या करना है, हमको लिस्ट बनाना है। बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दवाई में, मेडिसिन में यूज करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, फर्नीचर्स बनाते हैं। ठीक है ना। घर में जो पहले गाँव में क्या होता है, जो मिट्टी का घर बनता है उसमें भी क्या होता है, बांस का यूज होता है। ऊपर छत बनाने के लिए भी लकड़ी का यूज होता है। दरवाजा, खिड़की, ये सब बनाने में क्या होता है, लकड़ी का यूज होता है। तो बहुत सारा जो है वो क्या होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है। कह रहा है एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डिफॉरेस्टेशन। अब कह रहा है कि जानवर, मतलब जो जंगली जानवर जो फॉरेस्ट में रहते थे, अगर लगातार पेड़ कटते चला जाएगा, जंगल साफ होते चला जाएगा, तो क्या होगा, उनका भी जीवन प्रभावित होगा, क्योंकि वो उनका क्या है, नेचुरल होम है। अगर आपसे आपको आपके घर से निकाल दिया जाए तो आप कहाँ रहेंगे। ठीक है। तो उसी तरह क्या है, उनका वो घर है, अगर उनके घर को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, बर्बाद किया जाएगा, तो वो भी क्या होगा, वो उनका भी नंबर्स क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। चलिए अब आगे जो देखेंगे हम लोग 5.3 में, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम लोग अपने जंगल को कैसे बचा सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ मतलब क्या था, फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव जंतु को भी कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, पहली एंड बूझो आर वरीड। अब कह रहा है कि पहली और बूझो को जब इतना बात पता चला कि डिफॉरेस्टेशन से इतना नुकसान है, तो वो लोग काफ़ी चिंतित हो गए हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि वो लोग प्रोफेसर अहमद के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। अब वो लोग काफ़ी पहली और बूझो काफ़ी चिंतित हो गए डिफॉरेस्टेशन के बारे में जान के, उसके दुष्प्रभाव के बारे में जान के। तो अब जो है ये क्या हुआ,
प्रोफेसर अहमद के पास पहुंचे और पूछ रहे हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे इसको कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो प्रोफेसर अहमद जो है वो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइज करते हैं एक विजिट बायोस्फीयर रिजर्व पहेली और बुझो के लिए। मतलब प्रोफेसर अहमद जो है, जब बच्चे काफ़ी क्या हो गए कि वरीड होने लगे, तो जो प्रोफेसर अहमद हैं वो क्या हुआ कि एक अरेंजमेंट किए कि वो बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों को पहेली बूझो और उनके क्लासमेट्स को क्या होगा, एक बायोस्फीयर रिजर्व लेके जाने वाले हैं। कह रहा है ही सेलेक्टेड ए प्लेस नेम्ड Panchmarhi Biosphere Reserve. He knows that the plants and animals found here similar to those of the upper Himalayan peaks and those the belonging to the lower Western Ghat. अब कह रहा है कि अब जो बच्चे को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, पचमारही बायोस्फीयर रिजर्व। तो पचमारही बायोस्फीयर रिजर्व में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो क्या होता है, जो ट्रीज पाए जाते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसा अपर हिमालयाज के जो ऊपर के क्षेत्र में पाया जाता है। और क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो क्या हो रहा है कि पचमारही बायोस्फीयर रिजर्व में भी वैसे ही ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, उसके जैसा ही सिमिलर है। कह रहा प्रोफेसर अहमद का मानना है कि बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो पाया जाता है ये क्या है कि बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही अच्छा है। और वो रिक्वेस्ट करते हैं, माधव जी एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, कि बच्चों को जो है बायोस्फीयर रिजर्व में गाइड करें, मतलब उनको दिखाएं सारा चीज़। तो वो माधव जी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों को जो है बायोस्फीयर रिजर्व को अच्छे से घुमाना, एक तरह के गाइड है वो। और एक्सप्लेन करते हैं डेट द प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मेक देम ए पार्ट ऑफ देयर नेशनल हेरिटेज। कह रहा है कि और वो बच्चे को ये भी बताते हैं कि जो ये हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व को प्रिजर्व किए हैं, संरक्षित किए हैं, ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, ये एक तरह का क्या है, नेशनल हेरिटेज है ना। चलिए हम लोग अब जानते हैं विस्तार में कि बायोस्फीयर क्या होता है। है ना, बायोस्फीयर जो होता है वो अर्थ का वैसा पार्ट्स होता है जहाँ पे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, विच सपोर्ट्स लाइफ। कह रहा है कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो क्या करते हैं, क्या होता है, लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेन एक्सटिंग्विशिंग ऑन द अर्थ एंड देयर इंटर रिलेशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। कह रहा भांति भांति के जीव जंतु है ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या रिलेशन रखते हैं। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे कैसे इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा एक जंगल का बात हो रहा है यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व में, कि जंगल को संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे, कार्निवोरस एनिमल्स होंगे, ठीक है ना, जो ट्रीज होंगे, जो सॉइल होंगे, रिवर्स होंगे, तो सारे के बीच में इंटरडिपेंडेंट है। मतलब एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, क्या रिलेशन है। वहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, फूड चेन्स होंगे, फूड वेब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जो नेचुरल होगा, जिनको क्या होता है इंसान के द्वारा आर्टिफिशियल, जैसे आप जू जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आर्टिफिशियल जंगल बनाया जाता है। मतलब जानवरों को कैद करके, ठीक है ना, मतलब पिंजड़ा से थोड़ा बड़ा साइज रहता है, 2-4 पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो आर्टिफिशियली उनको ऊपर से क्या होता है, खाना दिया जाता है ना। लेकिन क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में नेचुरल इन्वायरमेंट को उनका प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ना, और इंटर रिलेशन होता है वहाँ पर एक दूसरे से। अब कह रहा है माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रेन दैट अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स टू द सोसाइटी गवर्नमेंट। अब कह रहा है कि माधव जी ये बताते हैं बच्चों को कि पर्सनल एफर्ट्स मतलब व्यक्तिगत प्रयास से, ठीक है ना, सोसाइटी के प्रयास से, और यहाँ तक कि क्या होता है कि गवर्नमेंट के प्रयास से क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को बचाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। अब कह रहा है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड हैबिटेट प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन ईयरमार्क्ड। अब कह रहा है कि फ्लोरा और फौना मतलब पेड़ पौधे और जानवरों को जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो क्या कहलाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहलाता है, नेशनल पार्क कहलाता है और बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड हियर। कह रहा है यहाँ पर किसी भी पेड़ का लगाना, उनका काटना, कोई भी क्रॉप्स को उगाना, है ना, फिर क्या होता है कि हंटिंग भी मना रहता है, जानवर को मारना, शिकार भी मना रहता है। तो ये सारे के सारे क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या होता है इंसानों का
प्रवेश है ना, वो अनवांटेड प्रवेश जो होता है, मतलब क्या होता है, जब मन होगा जंगल गए, कुछ काटे है ना, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ ले आए, पत्तियाँ चुने, जानवर का शिकार के, ये सब बिल्कुल भी वहाँ पर परमिटेड नहीं रहता, वहाँ पर ये चीज़ आपको अलाउ नहीं रहेगा। अब हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, जहाँ पर क्या एरियाज वेयर द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है कि जानवर और उनके जो हैबिटेट है, मतलब जिस वातावरण में वो रहते हैं, उनको बचाया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, उनके हैबिटेट और क्या होता है, उनको एनिमल्स को कोई बाहरी डिस्टर्ब ना करे, वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं। अब उसी तरह अगर हम लोग नेशनल पार्क का बात करें तो एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब कह रहा है कि नेशनल पार्क भी जो है वो क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को बचाया जाता है, उनके हैबिटेट को बचाया जाता है, और वो क्या करते हैं कि हैबिटेट में, अपने हैबिटेट में वो क्या कर सकते हैं, इजीली घूम सकते हैं। मतलब वो जो जंगल में रहते हैं, ठीक है ना, जो टेरेस्टेरियल एनिमल है, जो क्या करते हैं, जंगल में घूमते हैं, रहते हैं, उनको कोई भी इंसान के द्वारा कोई भी क्या होता है कि परेशानी ना हो, इंसान वहाँ पर अपना हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड रीजन्स होते हैं। अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व का बात करें तो इन दोनों के कंपेयर में क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर भी ही कई बार क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क आ जाते हैं। तो ये सिर्फ ना क्या होता है, एनिमल्स को बचाता है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बचाता है, प्लांट्स को बचाता है, ठीक है, एनिमल, और ट्रेडिशनल जो क्या होता है कि वैसे लोग जो क्या कर रहे हैं, जिनका जीवन ही क्या हो रहा है, जंगल के द्वारा चल रहा है ना, मतलब वो ट्राइबल लोग जो क्या करते हैं, तो उनको भी ये संरक्षित करते हैं। और इसके साथ साथ जो भी है, मतलब क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ जो पुराना समय से चला आ रहा है, उनका घर, उनका गुफा, इन सारी चीज़ों को भी क्या होता है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर ही क्या होता है, बहुत बार नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ जाते हैं। तो ये बड़ा क्षेत्र है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, उनके हैबिटेट को, ठीक है ना, और जो ट्राइबल्स लोग हैं जो क्या होता है जंगल के ऊपर ही निर्भर रहे हैं, जो सदियों से रहे आ रहे हैं, तो उनको भी क्या होता है, ये संरक्षण देता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज भी है, जो क्या करती है, केयर करती है फॉरेस्ट और एनिमल्स का, मतलब पर्सनली भी करते हैं लोग, ठीक है ना। कुछ क्या होता है, सोसाइटी का भी योगदान होता है, और गवर्नमेंट भी, सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को। कह रहा है कि गवर्नमेंट लेज डाउन द रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। कह रहे सरकार जो है वो क्या होता है, नियम बनाती है, सख्त नियम बनाती है कि कैसे जो है जंगल को बचाया जा सके। बहुत सारा रूल्स फॉलो करवाती है, मतलब जो लोग होते हैं उनको बहुत सारा रूल्स फॉलो करना है, ठीक है ना, ताकि क्या होगा कि जंगल को बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, फिर नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सारे जो है प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो क्या होता है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना, और क्या होता है कि ये एनिमल्स, प्लांट्स को क्या करते हैं, वहाँ पर बचाते हैं, उनके हैबिटेट के साथ नेचुरली क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड कंजर्वेशन, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट्स में या कंट्रीज में कहाँ पे क्या है कि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसको क्या करना है, लिखना है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। चिल्ड्रन अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। अब कह रहा है कि बच्चे जो है प्रोफेसर अहमद के साथ, माधव जी के साथ क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व अंदर जाते हैं। कह रहा है माधव जी जो है उनको बताते हैं बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक ऐसा एरिया है जो क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करता है। एज यू आर अवेयर, बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे वैराइटीज ऑफ एनिमल्स रहेंगे, वैराइटीज ऑफ प्लांट्स रहेगा, और वैराइटीज ऑफ क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होता है बायोस्फीयर में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, भिन्नता होता है, सभी को क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है।
कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं बायोडाइवर्सिटी और उनके कल्चर को, मतलब उनके कल्चर को भी मेंटेन, मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो इंसान क्या कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, वो लोग जंगल पे ही निर्भर है ना, जंगल से ही वो लोग क्या जो भी उनका जो सामान है बनाने का है ना, वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, या जंगल में ही रहते आ रहे हैं ट्राइबल्स लोग, तो क्या कर रहे हैं, उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व में भी में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, और भी प्रोटेक्टेड एरियाज आ जाते हैं। जैसे पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसका नाम है बोरी और पचमारी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, पचमारी, ये क्या बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बताए हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये सारे क्या होते हैं उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो इस पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में आप देखिए क्या है कि यहाँ पर पचमारी सेंचुरी भी है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, बोरी सेंचुरी भी है, सतपुरा नेशनल पार्क भी है, तावा रिजर्वियर भी है। तो ये क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, कुछ जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, इंसान को क्या होता है कि एक सीमित क्या होता है डायरेक्शन के साथ वहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए वो घूम सकते हैं। और कुछ जो है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पर क्या होता है, उनका जाना उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, ठीक है, उनको क्या होता है, बिल्कुल भी वो क्या होता है, जाना अलाउ नहीं रहता, वो क्या होते हैं, प्रिजर्व होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग फ्लोरा और फौना के बारे में। कह रहा है एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। कह रहा है कि जैसे ही क्या करते हैं बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व में घूमना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट का हरा भरा क्षेत्र है उससे क्या होता है वो अवगत होते हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं। बड़े बड़े टीक का पेड़ देख के, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनको देख के वो क्या होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। जो क्या होता है जानवर उन जंगल के अंदर हैं तो वो क्या होते हैं, उन सबको पहली बार देखते हैं तो वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कह रहा अचानक क्या होता है कि पहली देखती है कि कुछ खरगोश जो हैं और क्या करते हैं, खरगोश को वो देखती है और वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है क्योंकि वो पहली बार जंगल आई थी। कह रहा है कि सी स्टार्टेड रनिंग आफ्टर इट। कह रहा है प्रोफेसर अहमद स्टॉपर, कह रहा है प्रोफेसर अहमद जो है वो क्या किए कि पहेली को रोकते हैं और कहते हैं कि एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, अपने हैबिटेट में, अपने वातावरण में खुश हैं और वो अपने ढंग से क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। उनको इंसानों का हस्तक्षेप करना बिल्कुल भी मना रहता है। कह रहा है वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमको उनको क्या करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो कोई बाहरी आके हमको डिस्टर्ब करने लगेगा, अगर हम सोए हैं उठा देगा, खाएं तो थाली सामने से खींच लेगा तो कैसा लगेगा, दौड़ाने लगेगा घर में। तो उसी तरह क्या है, जंगल उनका घर है, अगर हम उसको दौड़ाएंगे पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, उनको भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और प्रोटेक्टेड रीजन इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो अपने हैबिटेट में अपने मर्जी के अनुसार रहें, उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना पहुँचाए। फिर माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, वो क्या होता है पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज द फ्लोरा एंड फौना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। अब कह रहा है कि कुछ पेड़ और पौधे, कुछ पेड़ पौधे और जानवर जो हैं वो पर्टिकुलर किसी एक ही रीजन में पाए जाते हैं तो उनको उसी क्षेत्र का फ्लोरा और फौना बोला जाता है। जैसे मानिए कि कोई जानवर जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि बिहार में पाया जाता है, कोई जानवर क्या होता है सिर्फ आसाम में पाया जा रहा है ना, कोई जानवर क्या होता है जैसे बंगाल टाइगर क्या होता है सिर्फ क्या होता है इंडिया में पाया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है एक ही क्षेत्र में जो क्या होता है, या तो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट पे हो जाए, या तो स्टेट में हो जाए, या तो क्या होगा इंटायर कंट्री में हो जाए, उसके अलावा बाहर जो है वो नहीं पाए जाते हैं तो वो उसी क्षेत्र क्या कहलाते हैं, फ्लोरा और फौना कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, उल्फ एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द फौना ऑफ द पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। अब कह रहा है इसमें कि जैसे कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये कुछ ऐसे फ्लोरा हैं जो क्या होते हैं, ऐसे पेड़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ
पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। उसी तरह अगर हम जानवर का बात कर दें, फ्लोना का बात कर दें, तो बार्किंग डियर, ठीक है ना, जो भौंकने वाले डियर होते हैं, चीतल हो गए, लियोपार्ड हो गए, जंगली कुत्ते हो गए, उल्फ हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। तो क्या होता है, पर्टिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में ही पाया जाता है तो उसी क्षेत्र का वो फ्लोरा और फौना कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे इंडेमिक स्पीसीज। अब कह रहा है इंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। कह रहा है कि सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। कह रहा है जल्द ही बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं कि जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, और बच्चे क्या होते हैं काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं वहाँ पे बड़े बड़े स्क्वायरल्स देख के, बड़े बड़े गिलहरी देख के वो क्या होते हैं काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में कभी भी इतने बड़े गिलहरी को नहीं देखे थे। कह रहा है इनका जो ये जो गिलहरी होती है, इनका जो टेल होता है, इनका जो पूंछ होता है वो काफ़ी रुआदार होता है और काफ़ी बड़ा होता है। कह रहा है कि दे वेर क्यूरियस टू नो अबाउट इट। बच्चे काफ़ी उत्सुक हो गए कि ऐसा गिलहरी तो वो ज़िंदगी में देखे नहीं। तो माधव जी उनको बताते हैं कि ये जो है जेंट स्क्वायरल कहा जाता है एंड इंडेमिक टू दिस एरिया। अब कह रहा है कि माधव जी उनको बताते हैं कि ये जो है इनको जायंट स्क्वायरल बोला जाता है और ये एंडेमिक है इस क्षेत्र के। तो बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि आखिर एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। कह रहा है अब आगे देखते हैं। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। कह रहा है एंडेमिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज को बोला जाता है जो किसी खास क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। मतलब वो फिर किसी भी दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। They are naturally not found anywhere else. A particular type of animal plant may be endemic to a zone, state or a country. कह रहा है कोई भी क्या होता है प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो क्या हो सकते हैं एंडेमिक हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर नेशनल पार्क के लिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स के लिए, किसी पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए। तो नेचुरली, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे भारत में जो है वो क्या है चीता नहीं था तो चीता को अफ्रीका से लाया गया, लेकिन जो है ये क्या है कि एंडेमिक स्पीसीज कहाँ के हैं, ये अफ्रीका के हैं, है ना। तो भारत में क्या हुआ, इनको वहाँ से लाया गया, नेचुरली उनका ग्रोथ जो है भारत में चीता नहीं होता है, तो वो क्या है एंडेमिक स्पीसीज इंडिया के नहीं है, वो एंडेमिक स्पीसीज क्या है अफ्रीका के हैं जहाँ से उनको लाया गया है। जैसे कि बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर क्या है कि ये इंडिया में ही सिर्फ पाया जाता है, तो ये भारत के एंडेमिक स्पीसीज है। मतलब क्या होता है पर्टिकुलर रीजन में ही इनको पाया जाता है। जैसे जो घड़ियाल होता है, तो जो घड़ियाल होता है ये मगरमच्छ का एक टाइप होता है जो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है, भारत के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भारत के लिए क्या हो गया, घड़ियाल क्या हो गया एंडेमिक स्पीसीज हो गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भारत में ही पाया जाता है। इसके बाहर कोई इसको लेके जा सकते हैं लेकिन नेचुरली इनका ग्रोथ वहां पर नहीं होता है ना। कह रहा माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज द टू एग्जाम्पल। कह रहा माधव जी जो है अब उनको साल और क्या होता है जंगली आम का पेड़ दिखाते हैं। ये जो है आम का पेड़ क्या है, ये वाइल्ड मैंगोज है ना। ये उनको साल और वाइल्ड मैंगोज दिखाते हैं जो क्या है इंडेमिक फ्लोरा है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब जो साल है और क्या होता है वाइल्ड मैंगोज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। उसी तरह अगर हम लोग कहें बिसॉन, इंडियन जेंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल, ये क्या एंडेमिक फौना है इसी क्षेत्र के। मतलब जो बिसन होते हैं है ना, उसके बाद हम लोग क्या करें जो बड़े वाली गिलहरी होती हैं जेंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये क्या होते हैं ये एंडेमिक स्पेसीज हैं। ये क्या है कि वहाँ के फौना है जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इसी क्षेत्र में ये पशु पाए जाते हैं, इनके बाहर क्या होता है ये नहीं मिलते, नेचुरली ग्रो नहीं करते हैं। कह रहा प्रोफेसर अहमद जो है बताते हैं कि डेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पेसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एंडेमिक स्पेसीज एंड इंडर देयर एग्जिस्टेंस। अब प्रोफेसर अहमद बच्चों को ये बताते हैं कि क्या होता है कि जंगल को जो काटा जा रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है और क्या हो रहा है कि दूसरे प्रजाति भी क्या हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका नंबर क्या होता है कि कम
कम होते जा रहा है। ये स्पेसीज क्या हो रहा है कि इनका हैबिटेट जो है वो क्या हो रहा है, छोटा पड़ते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो इनका क्या होता है कि अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गया, मतलब इनका जो प्रजाति है, इनका जो स्पीसीज है वो क्या हो गया, खतरे में आ गया, मतलब एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गया है ना। इसलिए क्या होता है, इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि ये एंडेमिक स्पीसीज है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इनका नंबर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, एग्जिट हो जाएंगे पृथ्वी से, इनका संख्या बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जायंट स्क्वायरल, इनका क्या होता है, टेल काफ़ी लंबा होता है और क्या होता है, इस काफ़ी फरी होता है, मतलब इसमें बहुत सारे बाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायरल जो जनरली हम लोग देखते हैं वो उनसे क्या होता है, इनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। कह रहे स्पेसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। अब कह रहे स्पेसीज जो होता है ये ग्रुप ऑफ क्या होता है, पॉपुलेशन होता है जो क्या करते हैं, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया, वो अपने जैसे को जन्म दे सकते हैं, उसी को हम लोग स्पेसीज कहते हैं। जैसे क्या होता है, एक डॉग जो है वो क्या करता है, डॉग को ही जन्म दे सकता है, तो वो क्या हो गया, डॉग का एक स्पीसीज हो गया, है ना। तो वो क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, मेंबर्स ऑफ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस fertile offspring only with the members of their own species and not with the member of other species। अब कह रहा है कि ये क्या, जो स्पीसीज है वो क्या होता है, अपने मतलब अपने जाति वाले के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, उनके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, ये ब्रीडिंग नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है कि घोड़ा क्या करता है, घोड़े को ही जन्म देता है ना। तो क्या होता है कि और डंकी जो है वो क्या करता है, वो डंकी को ही मतलब क्या होता है, इंटरब्रीडिंग जब होता है तो एक डंकी का ही प्रोटेक्शन होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक डंकी और हॉर्स का इंटरब्रीडिंग करवा देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवा देते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, एक नया ब्रीड निकल जाता है जो है खच्चर। ठीक है ना। तो खच्चर जो है वो क्या करता है, फिर अपने जैसा क्या होता है, ब्रीडिंग नहीं कर सकता। जब हम एक खच्चर को दूसरे से इंटर ब्रीडिंग करवाएंगे तो वो जो है खच्चर नहीं मिलेगा। तो जब भी हमको क्या होता है, खच्चर का प्रोडक्शन करवाना पड़ता है तो क्रॉस ब्रीडिंग करवाना पड़ता है, किसके बीच में, एक डंकी और हॉर्स के बीच में। तो जो हॉर्स हो गया यहाँ पे, ये क्या करता है, एक तरह का स्पेसीज है जो क्या करता है, अपने जैसे को क्या करता है, प्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है ना, जन्म दे सकता है। उसी तरह डंकी भी क्या कर सकता है, अपने जैसे को रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये डंकी एक स्पेसीज हो गया, ठीक है ना, हॉर्स एक स्पीसीज हो गया। और इनके क्रॉस ब्रीडिंग से जो एक नया जो क्या हुआ, एक नया जानवर बना, वो क्या कहलाता है, खच्चर कहलाता है। तो वो जो खच्चर है वो क्या करता है, एक स्पीसीज नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है, दूसरे खच्चर को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब बेहतर आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है सून पहली सीज ए बोर्ड विद द पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिटर्न ऑन इट। कह रहा है कि जल्द ही पहली जो है वो क्या होता है, एक बोर्ड पे दिखती है जिसपे क्या होता है, पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा होता है। तो प्रोफेसर अहमद जो है बताते हैं कि किलिंग और पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल इज जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल अलाउ इन ऑल द सच प्लेसेस। अब कह रहा है कि अब उनको ये चीज़ प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, जंगल में ऐसे क्षेत्र में जंगल में जानवर को पकड़ना, उनका शिकार करना, है ना, और क्या होता है कि उनको पकड़ना, ये क्या होता है, पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब ये गैर कानूनी है। जो लोग ऐसा करते पकड़ा जाते हैं उसको क्या होता है, सरकार के द्वारा पनिशमेंट मिलता है। कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक द रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है कि एनिमल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब वो अपने पूरे हैबिटेट में रह सकते हैं, मतलब वो जंगल में रहते हैं तो उनके जंगल को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उसी इन्वायरमेंट, वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं और बाहरी दुनिया से उनका कोई भी मतलब नहीं रहता है। बाहर के जो इंसान हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर नहीं जाके कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कह रहा है वो बाद में और बताते हैं डेट द पीपल लिविंग इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टन एक्टिविटीज। कह रहा है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो इंसान रहते हैं उनको कुछ एक्टिविटीज करने का क्या है, अलाउ है। जैसे क्या होता है, वो चरा सकते हैं, है ना, कलेक्ट मेडिसिनल प्लांट्स, फायर रूट्स, मतलब जो जलावन के लिए लकड़ी उकड़ी वो जमा कर सकते हैं, कुछ जड़ी बूटी को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर हैं उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी पेड़ पौधे को वो नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, काट सकते हैं, मतलब जो गिरा उरा लकड़ी उकड़ी है उसको वो चुन सकते हैं, कुछ पत्तियां, कुछ जो है मेडिसिनल प्लांट्स को वो कलेक्ट कर सकते हैं। कह रहा सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ
animals like the black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कह रहा है कि कुछ जो वैसे जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, जो क्या हुआ काफ़ी कम बचे हुए हैं, जैसे क्या हो गया ब्लैक बक हो गया, व्हाइट आइड बक हो गया, एलिफेंट हो गया, गोल्डन कैट हो गया, सुनहरी बिल्ली, ठीक है ना, पिंक हेडेड डक, मतलब क्या होता है वैसा डक जिसका क्या होता है सिर गुलाबी हो, घड़ियाल हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, इनको क्या किया जाता है ऐसे सेंचुरीज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, मतलब क्या होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो नेचुरल लैंडस्केप है वो देखने को मिलता है ना, काफ़ी घना जंगल मिलता है, माउंटेन फॉरेस्ट मिलता है, और जो लैंड्स है डेल्टाज है, बड़े बड़ी नदियाँ मिलती है। तो मतलब क्या होता है लोग यहाँ पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनको कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। It is a pity that even protective forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them। कह रहा है जो ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कभी कभी क्या होता है ये भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान उनके आसपास रहते हैं, तो इंसान क्या होता है काफ़ी ज़्यादा लालची होता है, तो वो अपने ग्रीड के कारण क्या होता है फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है। वहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं उनको क्या करता है शिकार करता है, उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने के लिए क्या करता है उनका शिकार करता है, तो वो भी क्या होता है सुरक्षित नहीं है। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन हो जाता है वो क्या होता है इंसान ही बन जाता है उनका। कह रहा है कि चिल्ड्रेन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू जू, दे कॉल दैट द जूज आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। अब बच्चे को ये भी चीज़ बताया जाता है कि जो जू एक ऐसा जगह है, चिड़ियाघर, जहाँ पर क्या होता है कि जंगली जानवर को क्या किया जाता है संरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। कह रहा है कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है उनके नेचुरल हैबिटेट को बचाया जाता है। मतलब क्या होता है कि जिस जंगल में क्या करते हैं जानवर रहते हैं उनको जंगल समेत उन जानवरों को क्या किया जाता है प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहें, वो अपने से शिकार कर सकें, अपने से जंगल में घूमें, जहां मन हो वहां पे सोए, लेटे, घूमे, दौड़े, ठीक है। लेकिन जो जू होता है वहां पर क्या किया जाता है जंगली जानवर को क्या किया जाता है पैक करके रखा जाता है। मतलब क्या होता है उनको अपने नेचुरल जो हैबिटेट है उसमें नहीं रखा जाता है। कुछ पेड़ पौधा मतलब क्या होता है आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है जाल से हम लोग उसको घेर देते हैं। मानिए कि शेर को, चीता को, हाथी को क्या होता है बड़े बड़े क्षेत्र में जाली से घेर देते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो वो क्या होता है उस प्रोटेक्टेड एरियाज में ही घूम सकते हैं और लोग क्या होता है उसको विजिट करते हैं, देखते हैं। और उनको टाइम टू टाइम क्या होता है जैसे शेर को अलग से क्या होता है मीट वीट दिया जाता है, लेकिन वो जो क्या होगा बायोस्फीयर रिजर्व में रहेंगे तो वो नेचुरली दौड़ के क्या करेंगे अपना शिकार करेंगे। लेकिन वो चीज़ क्या होता है जूज में नहीं होता है। जू में क्या होता है उनको प्रोवाइड किया जाता है फूड, मतलब उनको रहना ही है सिर्फ उसी प्रोटेक्टेड एरियाज में, सिर्फ वो घूम सकते हैं। उनको खाना जो है वो क्या होता है कि इंसान के द्वारा जू जो कम्युनिटी होती है उसी के द्वारा क्या होता है प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि रोड साइड पे वहाँ पर क्या होता है एक और बोर्ड लगा था सतपुरा नेशनल पार्क। तो बच्चा क्या हुआ कि वहाँ भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए कि हम लोग क्या होगा सतपुरा नेशनल पार्क भी चलेंगे। तो माधव जी बताते हैं कि ये जो है रिजर्व होता है लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट द होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब कह रहा है कि ये जो है बहुत बड़े इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है सतपुरा नेशनल पार्क में। यहाँ पे क्या होता है फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, इस सारे को क्या होता है प्रोटेक्शन दिया जाता है। और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को भी क्या किया जाता है इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, ठीक है ना, उसमें रहने वाले जानवर नहीं, उनका जो लैंडस्केप है और जो हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर, ठीक है ना, माने कुछ गुफा उफा है, जो पुराना पत्थर उत्थर है, उसको भी क्या होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। कह रहा सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो क्या पहला रिजर्व फॉरेस्ट है भारत का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो क्या है सतपुरा नेशनल पार्क जो है ये भारत का क्या है पहला नेशनल पार्क है। कह रहा द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। कह रहा कि भारत में जो है 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। और जो सतपुरा नेशनल पार्क में यहाँ पर क्या है कि टीक का जो है ये पेड़ पाया जाता है इस जंगल में।
अब देखिए रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क। मतलब जो पत्थर के आश्रय, मतलब क्या होता है कि जो रॉक शेल्टर्स मतलब पत्थर से बना हुआ रहने का घर भी जो है वो भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कह रहा है ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के बारे में, मतलब जो लोग पहले के ज़माने में जंगल में रहते थे, पत्थर से बने हुए घर में रहते थे, उनके बारे में ये बताता है। ये हमको आइडिया देता है कि पहले के लोग क्या हैं कि कैसे रहते थे। तो कह रहा है कि वहाँ पर क्या टोटल 55 रॉक शेल्टर्स है। सतपुरा नेशनल पार्क में कितना रॉक शेल्टर्स है? 55 है, 55 है। कह रहा है कि ये इसमें क्या होता है, कुछ जानवर के भी चित्र बने हुए हैं। इंसान क्या कर रहा है, जानवर के साथ फाइटिंग कर रहा है, उसके पिक्चर्स बने हुए हैं। हंटिंग करते हुए पिक्चर्स बने हुए, डांसिंग करते हुए पिक्चर्स बने हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब बजाते हुए पिक्चर्स बने हैं। तो ये आपको एक हिस्ट्री का भी आइडिया देता है कि पहले के जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे जगह पे रहते थे, रॉक शेल्टर्स में कैसे रहते थे, ठीक है ना, वो क्या क्या काम करते थे। तो वो क्या करते थे, फिगर के माध्यम से उनके बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में हमको क्या करता है, पता चलता है कि वो किस जानवर को मारते थे। तो जानवर के चित्र को भी देख के हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय जो है कौन सा जानवर पाया जाता था। वो जो है जिस टूल्स का यूज करते थे मारने के लिए, जिस आर्म्स का यूज करते थे, तो वो सारा का सारा जो है हमको पता चलता है। कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, तो ये पेंटिंग्स को देख के हमको पता चल सकता है। कह रहा है कि जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो सतपुरा टाइगर रिजर्व देखते हैं। तो कह रहा है कि माधव जी उनको बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये क्या किया गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया है भारत में टाइगर को बचाने के लिए। मतलब भारत में जितने भी टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है ये क्या किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है। कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। कह रहा है इनका जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का जो मुख्य रीजन है वो क्या है कि टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है कि बाघ का जो संख्या है वो क्या हो रहा है कि घटते चला जा रहा है। तो उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि ताकि जो है कोई भी लोग पोचिंग ना करें, उनको क्या हो रहा है शिकार ना करें, उनको क्या कोई भी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए, और वो क्या होगा अपने ब्रीडिंग के थ्रू क्या होता है अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकें, है ना। तो इसलिए क्या होता है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसी का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। अब कह रहा है टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पेसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। कह रहा है टाइगर जो है वो क्या आ रहा है कि बाकी सारे जानवर में से भी एक स्पेसीज है जो लगातार उनके संख्या में कमी आते जा रहा है, और उनका संख्या क्या हो रहा है, कमते कमते क्या हो रहा है, वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हमारे जंगल से। कह रहा है बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व is a unique sense that significant increase the population of tigers has been seen here। लेकिन कह रहा है कि सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो बाघ है उनका संख्या बढ़ते जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिनको क्या किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है उनका संख्या बढ़ रहा है। कह रहा है once a time animals like lion, elephants, wild buffaloes and बारासिंगा were also found in the सतपुरा नेशनल पार्क। कह रहा एक समय था जब क्या कह रहा है कि यहाँ पर शेर भी पाए जाते थे, हाथी भी पाया जाता था, जंगली भैंसा भी पाया जाता था, और बरसिंगा भी पाया जाता था सतपुरा के जंगल में। लेकिन क्या कर रहे हैं अब ये जानवर क्या होता है वहाँ पे नहीं पाए जाते। एक समय था मतलब क्या होता है ये पहले के ज़माने में पाए जाते थे, अब क्या वो एक्सटिंक्ट हो गया, इनका संख्या क्या हुआ, समाप्त हो गया, ये अब नहीं पाए जाते हैं। खैर एनिमल्स हुज नंबर आर डिस्मिसिंग to a level that may face the extinction are known as the endangered animals। अब कह रहा है कि वैसे जानवर जिनका संख्या लगातार घटते जा रहा है और वो समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब उनका पूरा का पूरा प्रजाति जो है वो क्या हो रहा है अब समाप्त होने जा रहा है, मतलब अब उनका संख्या इतना कम बचा है कि वो क्या होगा समाप्त हो जाएंगे कुछ साल में। तो वैसे जानवर को इंडेंजर्ड एनिमल्स बोला जाता है। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स वैसे जानवर के स्पेसीज को बोला जाता है जिनका संख्या लगातार गिरते जा रहा है, उनके संख्या में कमी आते जा रहा है, और वो क्या हो रहा है खत्म होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। तो बूझो जो है वो रिमाइंड करता है कि डायनासोरस जो क्या हुआ कि बहुत लंबे समय पहले क्या हो गए, खत्म हो गए। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम
डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कह रहा है कि कुछ जानवर क्या हो रहा है, उनका सर्वाइवल अब काफ़ी मुश्किल हो गया, वो नहीं बच पा रहे क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट से क्या किया गया है, इंसान क्या कर रहे हैं, अपने लोभ के कारण क्या कर रहे हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्टर्ब पहुंचा रहे हैं। ठीक, अपने स्वार्थ के लिए जंगल को काट रहे हैं, है ना, उनको क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो उनका संख्या घटते जा रहा है। वो जो क्या हो रहा है, सुटेबल नहीं है, इसलिए क्या रहे हैं, वो जानवर खत्म होते जा रहे हैं, उनका स्पेसीज पूरा का पूरा क्या हो गया, समाप्त होते जा रहा है। जरा आगे बताते हैं प्रोफेसर अहमद कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल इम्पोज इन ऑल द नेशनल पार्क। अब कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि अगर इन जानवर को बचाना है तो जो रूल्स और रेगुलेशंस है इस नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर ये रूल्स क्या होगा, काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, तभी क्या होगा, इनके हैबिटेट को और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सकता है ना। अगर रूल्स और रेगुलेशंस अगर लूज रहेगा तो लोग क्या करेंगे, जंगल को काटेंगे ही, उनको मारेंगे ही, उनका शिकार करेंगे। तो क्या होगा, अगर रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि उनको बचाया जा सकता है उनके नेचुरल हैबिटेट के साथ। कह रहा है जो इंसान का एक्टिविटीज है जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और द कलेक्शन ऑफ फायरवुड मेडिसिनल आर नॉट अलाउड। कह रहा है क्या क्या, जो इंसान का जो एक्टिविटीज है कि वो क्या होता है, जानवर चराने चले गए, फिर वहाँ से कुछ क्या होगा, लकड़ियाँ ले आए, कुछ नुकसान, कुछ पेड़ पौधे को काट दिया गया, है ना, उनको रोका जाना है। पोचिंग मतलब क्या होगा, जंगली जानवर का जो शिकार किया जाता है, उन ग्रीड के लिए कोई सामान उनका क्या होता है, बॉडी पार्ट्स का बेचते हैं, है ना, उनके लिए, उनके कभी स्किन्स के लिए, कभी उनके हॉर्न्स के लिए, है ना, तो बहुत सारे चीज़ के लिए, कभी उनके बोन्स के लिए, टीथ के लिए जानवर का शिकार किया जाता है, वो रुकना चाहिए, है ना। जंगली क्या होता है, जंगल में लकड़ी जमा करने के लिए वो क्या होता है, हरे भरे पेड़ पौधे को काटते हैं कि वो सूख जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो जलावन के लिए लेके जाएंगे, तो ये सब चीज़ को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। उनको मेडिसिनल प्लांट्स लेने से क्या होगा, रोकना पड़ेगा। ये सब चीज़ जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता है। अब माधव जी टेल्स पहेली that small animal are much more danger becoming extinct than the bigger animals. At times we kill snake, frog, lizards, bats, owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. By killing them we are harming ourselves. They might be small in size but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form a part of the food chain and food web. अब माधव जी पहेली को बताते हैं कि जो छोटे जानवर हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है, मतलब बड़े जानवर के तुलना में छोटे जानवर को जो है वो क्या होता है कि ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि हम लोग छोटे जानवर को मार देते हैं लेकिन उनका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। जो छोटे जानवर जैसे गिलहरी हो गया, है ना, मेढक हो गया, या कोई भी चिड़िया हो गया, तो हम लोग जब ऐसे जानवर, छोटे जानवर को मारते हैं तो क्या होता है, इससे पूरा का पूरा क्या होता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट होते हैं, ठीक है ना, जो फूड चैन होता है, फूड वेब होता है, उसके ये क्रूशियल पार्ट्स होते हैं। तो इनके क्या होता है कि समाप्त हो जाने से, इनके खत्म हो जाने से इंसान को तुरंत में तो नहीं समझ में आता है, लेकिन इनका जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि फूड चैन और फूड वेब जो है वो क्या होता है कि डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए क्या होता है, हमको छोटे जानवर को भी नहीं मारना चाहिए, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कह रहा है इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक एरिया में रह रहे हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं, उसी से क्या होता है, इकोसिस्टम बनता है। मतलब बड़े बड़े जो जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, है ना, जो वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, जो वहाँ पर रिवर्स पाया जा रहा है, फॉरेस्ट पाया जा रहा है ना, वहाँ पे जो लैंड पाया जा रहा है, रॉक्स पाया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, ये सब क्या होता है, एक दूसरे से एक रिलेशन बना के चलते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है, क्योंकि सब एक दूसरे पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अब चलिए आगे है रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्रोफेसर अहमद जो है अब बताते हैं रेड डाटा बुक के बारे में बच्चों को। कह रहा है रेड डाटा बुक इज द सोर्स ऑफ बुक विच कीप ए रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कह रहा है रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है, मतलब रेड डाटा बुक का मतलब ऐसा नहीं कि वो किताब पूरी तरह से लाल होगा, मतलब वो रिकॉर्ड रखता है जितना भी डेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं। मतलब क्या होता है, वैसे एनिमल्स और प्लांट्स का एक रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में, जो क्या होते हैं कि जिन पे खतरा है, जिनका संख्या क्या है, लगातार गिरते जा रहा है, वो क्या होता है, आने वाले अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाए विशेष, तो आने वाले समय में उनका जो मतलब क्या होता है नंबर्स है वो घटते घटते बिल्कुल भी उनका स्पीशीज खत्म हो सकता है।
तो रेड डाटा बुक क्या होता है, मेंटेन रहता है इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो रिकॉर्ड्स रहता है ये क्या होता है, इंटरनेशनली, मतलब वर्ल्ड वाइड जो है इस रिकॉर्ड को रखा जाता है कि कौन कौन से जो प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, ये क्या होता है, इंडेंजर्ड हैं, है ना, इनको खतरा है। कह रहा है इंडिया ऑल्सो मेंटेन ए रेड डाटा बुक फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। कह रहा है इंडिया भी क्या करता है, मेंटेन करता है रेड डाटा बुक को, जो उनके यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं भारत में, तो उनके लिए भी क्या करता है, वो रेड डाटा बुक में मेंटेन करता है कि कौन से प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स की स्पीसीज हैं जो क्या हो रहा है कि इंडेंजर्ड है, उनको खतरा है, तो उनको क्या किया जाता है, स्पेशल फोकस किया जाता है, उनको स्पेशल संरक्षण किया जाता है। जैसे जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो भी क्या है, इसी का हिस्सा है, क्योंकि उनका नंबर्स घटते जा रहा था, तो स्पेशली क्या हुआ, उनको प्रिजर्व किया गया, उनको प्रोटेक्शन दिया गया, जिससे क्या हुआ, एक बार फिर से उनके नंबर्स में बढ़ोतरी देखा गया है। अब देखिए माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है, कह रहा है इंसान तो माइग्रेशन करते ही हैं, अब क्या हुआ कि जानवर भी माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। द पार्टी देन एंटर द डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव जी, सिट नियर ए तवा रिजर्व टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। अब कह रहे हैं कि वो लोग जंगल में कहीं पे क्या कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तभी जो पहली का नज़र पड़ा कि वो जो है वो देखें कि कुछ जो चिड़ियाँ हैं वो नदी के किनारे हैं, कुछ चिड़िया जो है वो क्या है, नदी के किनारे, बहुत सारी चिड़िया जो है वो नदी के किनारे बैठे हुए थे। तो माधव जी बताते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वैसे बर्ड्स होते हैं जो क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर क्या होता है कि उड़ के किसी भी क्या होता है कि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाते हैं, है ना। फेवरेबल क्लाइमेटिक मतलब वो जो है मूल रूप से वहाँ की पक्षियाँ नहीं रहती हैं, वो किसी दूसरे जगह का पक्षी रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मौसम में जो चेंजेस होता है उसके कारण वो क्या होता है, हज़ारों किलोमीटर दूर उड़ के जो है वो वैसे फेवरेबल कंडीशन में आते हैं जो क्या करता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन उसको सूट करता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो उस सीजन के लिए रहते हैं, फिर वो वापस क्या कर देते हैं, उड़ के वापस अपने नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं। तो वैसे बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। तो क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स आपको क्या होता है, गुजरात में भी बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, बेगूसराय बिहार में भी बहुत जगह क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स होता है, वो आ जाते हैं। फिर आप चले जाइएगा भरतपुर जो है बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे भी बहुत सारे क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स राजस्थान में क्या होता है ये आते हैं। तो इनका काम ही होता है कि जब वहाँ पे मौसम, जहाँ पे ये नेटिव है वहाँ पर अगर मौसम में चेंज हो रहा है तो ये हज़ारों किलोमीटर दूर उड़ के क्या होता है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं। फिर क्या होता है, ये जब वो क्या होता है, मौसम चेंज होने लगता है तो फिर वो उड़ के अपने वापस अपने नेटिव प्लेस पे चले जाते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई ऑफ फार एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। तो मौसम बदलने के कारण साल के किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है, ये वो हज़ारों किलोमीटर दूरी तय करके फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो ये इनका आने का मकसद क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में आके अंडा देते हैं, है ना। कह रहा है कि इनका जो नेचुरल जो हैबिटेट है वो या तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडा हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वो वहाँ पे सरवाइव नहीं करते हैं, और क्या होता है वो वहाँ से उड़ते हुए हज़ारों किलोमीटर क्या होता है, जो फेवरेबल कंडीशन है क्लाइमेटिक वहाँ पर वो आ जाते हैं। कह रहे बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज द माइग्रेटरी बर्ड्स। कह रहे वैसा चिड़िया जो क्या होता है हज़ारों किलोमीटर का दूरी तय करके जो कहीं दूसरे जगह फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में आती हैं, तो वैसे बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब क्या होता है कि पेपर को कैसे रिसाइकिल किया जाए, कैसे बार बार यूज किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो आप लोग देखेंगे कि जो कॉपी होता है, ठीक है ना, जब आपका क्या होता है एक सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस बुक्स को, कॉपीज को क्या किया जाता है, आप क्या होता है किसी कबाड़ी वाले के हाथ से बेच देते हैं। फिर क्या होता है वो फैक्ट्रीज में जाया जाता है, उस कॉपीज को ले जाया जाता है और फिर से रिसाइकिल करके नया पेज, नया बुक क्या होता है उसमें प्रिंट किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखने जा रहे हैं। कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू टेक 1 टन ऑफ पेपर। कह रहा है 17 बड़े बड़े पेड़ को अगर हम लोग काटेंगे तब क्या होगा, 1 टन पेपर बनेगा। मतलब 17 बड़े बड़े पेड़ों को काटने से क्या होता है, 1 टन पेपर बनता है। तो आप समझिए, आप जो पेड़, आप जो क्या होता है कि एक पेज को फाड़ रहे हैं, एक पेज को वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे क्या होता है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके लिए क्या हो रहा है कि उस कॉपी के पेज को बनाने के लिए भी
पेड़ को काटा जाता है। तो क्या होता है, हमको बिल्कुल भी पेज का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। कह रहा है प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज। कह रहा है प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकिल किया जा सकता है, उनको यूज किया जा सकता है, बार बार रिसाइकलिंग में ले जाके उनको क्या किया जा सकता है, बार बार यूज किया जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि आप देखते होंगे जो आप लोग रफ नोट्स लिखते हैं तो वो जो कॉपी होता है, रफ कॉपी होता है, उसका पेज जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, मतलब वो बिल्कुल चमकदार पेज नहीं होता। तो वो जब क्या होता है पेजेस को रिसाइकिल किया जाता है तो क्या होता है 5 to 7 टाइम्स जब हम लोग करते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा क्या होता है कम हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रफ यूज के लिए कर सकते हैं, फिर फेयर यूज के लिए तो हम लोग अच्छा कॉपी का पेजेस करते हैं। तो क्या होता है हमको पेजेस को बिल्कुल भी फाड़ना नहीं चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। कह रहा है इफ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेज इन ए डे वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन ए ईयर, वी शुड सेव यूज पेपर एंड रिसाइकिल इट। कह रहा है अगर हर एक स्टूडेंट क्या करेगा, अगर डेली एक पेज बचाएगा तो साल भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो क्या होता है हजारों पेड़ को कटने से बचा सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स का जो योगदान है वो क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या होता है ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हमारे एक पेज बचाने से क्या हो जाएगा। तो अगर आपके जैसे हजारों लोग, लाखों बच्चों क्या होगा, लाखों बच्चे क्या करेंगे, अगर पेज को बचाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे पेड़ को कटने से बचाया जा सकता है और उनको बार बार हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। जब कभी भी क्या होता है हमारा उन पेज वेज भर जाएगा तो हमको कबाड़ी वाले को बेच के फिर वो क्या होता है रिसाइकलिंग प्लांट में देते हैं, जो क्या होता है फिर से वो प्रिंट होके मार्केट में नया आ जाता है और वो जो पेज होता है वो रिसाइकिल्ड रहता है ना, जिसके लिए क्या होता है पेड़ को नहीं काटा जाता है। By this we use only safe trees but also energy and water needed for the manufacturing paper. Moreover, the amount of harmful chemicals used in the paper making will also reduce. अब कह रहा है कि पेपर बनाने में क्या होता है बिजली का भी जरूरत पड़ता है, तो हम लोग क्या होता है उस बिजली को भी बचा सकते हैं। पेपर बनाने में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का यूज हो सकता है, तो उस केमिकल्स को भी हम लोग क्या होता है उसको भी बचा सकते हैं, उसको भी उसका भी यूज को रिड्यूस किया जा सकता है। अब रिफॉरेस्टेशन क्या है, कह रहा है प्रोफेसर अहमद बताते हैं डिफॉरेस्टेशन इज आंसर टू रिफॉरेस्टेशन, मतलब जो जंगल काटा गया है उसी के जगह पे अगर हम उसी स्पीसीज का अगर हम पेड़ लगा दें तो उसी को कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जैसे आप अगर एक शीशम का या आम का पेड़ को काट रहे हैं तो उसी जगह पे दूसरे आम के पेड़ को या दूसरे शीशम के पेड़ को लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कह रहा है द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पेसीज विच आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। कह रहा है कि आप जिस पेड़ को, जिस स्पेसीज के पेड़ को काटते हैं अगर उसी जगह पे उसी स्पेसीज का पेड़ लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कह रहा है वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। कह रहा है कि जितना पेड़ हम लोग काटे हैं कम से कम उतना उसी स्पेसीज का पेड़ तो जरूर हमें लगाना चाहिए, है ना। मानिए आप 50 पेड़ काट लिए शीशम का तो आपको 50 जो है वो शीशम के नए पौधे को लगाना पड़ेगा उसी जगह पे, तब वो क्या हो जाएगा, रिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। कह रहा इफ द डिफॉरेस्टेड एरियाज इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब इट रीस्टैब्लिश इटसेल्फ। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेड मतलब आप पेड़ को काट दिए और अगर आप उसी को उसी अवस्था में छोड़ दीजिएगा तो फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ पर पेड़ अब खुद पे खुद निकलने लग जाएगा। कह रहा है इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। कह रहा है जो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है उसमें इंसान का कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर दिए और जंगल को उसी अवस्था में छोड़ दिए तो नेचुरली क्या होगा कि जो आप पेड़ काटे हैं वहां से क्या होगा, दूसरा पेड़ जो है वो खुद पे खुद निकल आएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मतलब जंगल खुद पे खुद क्या होता है, अपना कटा हुआ पेड़ का भरपाई करता है एक नए पौधे को उसी स्पेसीज का उगा के, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब कह रहा है वी हैव ऑलरेडी काउज ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर इन फॉरेस्ट। कह रहा है हम लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं जंगल को। हम लोग क्या किए हैं, जंगल को बहुत ज़्यादा पहले से ही क्या कर सकते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। कह रहा प्रोफेसर अहमद टोल्ड दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि भारत में क्या होता है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, मतलब जंगल को काटने का क्या होता है नियम है, ठीक है ना, एक एक्ट है।
इस एक्ट का जो एम है वो क्या होता है, जंगल को बचाना, उसको कंजर्व करना, ठीक है ना, नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग एंड नियर बाय द फॉरेस्ट। कह रहा है ये एक्ट क्या है कि जंगल को कैसे बचाया जा सके, कैसे प्रिजर्व किया जा सके, कैसे उसको प्रोटेक्शन पहुंचाया जा सके, और जो इंसान का जो क्या होता है कि जो नीड्स है फॉरेस्ट के द्वारा उसको भी क्या किया जाए, जंगल को नुकसान बिना पहुंचाए उसको भी फुलफिल किया जा सके। कह रहा आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर द सनसेट। अब कह रहा है कि इन सब के बाद माधव जी जो बोलते हैं कि अब क्या करना, हमको वापस चलना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो है वो क्या होता है, फॉरेस्ट में रहना अलाउ नहीं होता है। कह रहा है कि प्रोफेसर अहमद और बच्चे क्या हुआ कि माधव जी को धन्यवाद दिए कि वो क्या किए कि उनका जो फॉरेस्ट घूमने का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी एक्साइटिंग बनाए, उनके बारे में डिटेल में बताए। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर 5 जो है ये कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।